हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया इतिहास लिखा है। कई सारे मिथक भी तोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ ने 37 साल बाद बीजेपी को यूपी की सत्ता पर लगातार दूसरी बार काबिज करने का ये इतिहास बना दिया है। 37 साल पहले कांग्रेस ने बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की थी और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्धारित 5 सालों का कार्यकाल पूरा करते हुए फिर से बीजेपी की सत्ता में वापसी करते हुए पार्टी को एक ऐतिहासिक तोहफा दिया है। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिला है और एक ऐतिहासिक जीत यहां पर दर्ज की गई है। 37 साल बाद एक ऐसी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है जिसने लगातार दूसरी बार जो सत्ता में काबिज हुई है। योगी ने 37 साल पुराना ये रिकॉर्ड तोड़ा है और एक बार फिर से अब सीएम की शपथ वो लेंगे। मिशन 2024 की राह भी इस जीत के साथ ही आसान होती उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। लगातार दूसरी बार सीएम बनने का उन्होंने इतिहास रचा है। तो एक ऐतिहासिक जीत उत्तर प्रदेश में बीजेपी की और इस पर हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं विजय दीक्षित जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। अगर बात करें यूपी चुनाव की तो एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत बीजेपी की और इसके साथ ही 37 साल बाद एक ऐसा शख्स, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने दूसरी बार सीएम बनने की राह जो है वो उनके आसान हो गई है और 37 साल पुराना रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। आज उनका पूरा जो है मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है और मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये यहाँ से उन प्रोग्राम जो है सारे मंत्रियों का इस्तीफा दे करके वो गवर्नर हाउस में मुख्यमंत्री जी जाएंगे और अपने मंत्रिमंडल का त्यागपत्र देंगे और 18वीं मतलब अगर देखा जाए तो कानून का योगी राज्य स्थापित हो गया है और योगी मंत्रिमंडल की मंत्रियों की आज शाम 5 बजे मतलब जो बैठक शुरू हो चुकी है और वहां से सब लोग राजभवन जाकर के वहां उनको इस्तीफा देंगे और नया जो 17वीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा का जो विघटन और 18वीं लोकसभा का गठन के लिए एक अधिसूचना जारी होगी और उनको न्योता मिलेगा। तो सही मायने में ये है कि अब योगी मंत्रिमंडल अब नए सिरे से गठित होगा और आज रात को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, सुनील बंसल जी जैसे बड़े नेता नए मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा करेंगे दिल्ली में। और योगी जी ऐसे व्यक्ति बन गए हैं पूरे देश के अंदर कि वो मोदी और शाह के बाद तीसरे नंबर के बड़े नेता हो गए हैं। ये बात तो ये आज इस चुनाव से साबित हो गई है। और ये यहाँ पे तो ये प्रोग्राम चल रहा है उधर काशी में जहाँ प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वहां पे गौरा उत्सव मनाया जा रहा है। तो गौरा उत्सव जो है वो भगवान शंकर की जो होली होती है तो वो गौना विदाई का होता है। ये गौना विदाई का जो कार्यक्रम जो चल रहा है ये वहां पे 14 मार्च तक चलेगा और 14 मार्च को बनारस में वहां पे भगवान शंकर जी की बारात निकलेगी। इसमें भूत पिशाच और सारे लोग गण लोग जो है शामिल होंगे और बारात निकालने के बाद 15 मार्च को शंकर जी अपने गणों के साथ काशी में चिता भस्म होली खेलेंगे। इसी के दौरान ही योगी जी के मंत्रिमंडल का गठन हो जाना है, योगी जी को शपथ लेना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस मोदी मंत्रिमंडल में को आशीर्वाद देने लखनऊ आ रहे हैं, ऐसी सूचना हमको मिली है। देखिए जनता का जनादेश सामने आ चुका है और ऐतिहासिक जीत के रूप में सामने आया है, लेकिन अब जनता और पूरे देश के मन में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जितनी ऐतिहासिक ये जीत थी क्या उतना ही ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा?
हाँ, निश्चित तौर पे बहुत बड़ा समारोह की योजना बनी है यहाँ पे। और ये इस बार के चुनाव ने कई बड़े मिथ तोड़े हैं, जैसे राजे रजवाड़े का युग चला गया, संजय सिंह जैसे, और राजा बनाओ का जो उज्जवल रमन सिंह जो इनके लड़के हैं, ऐसे कई राजा चुनाव में हार गए। बड़ी मुश्किल से रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया वगैरह एक आध दो लोग जीत के आए हैं। और 24 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के, जो 24 जिले में केवल भगवा क्लीन स्वीप हुई है। 24 जिले कोई मायने रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 4 ऐसे जिले हैं जहां केवल समाजवादी पार्टी आई है। और इस बार जो छत्रप जो बने हैं, वो छत्रप जो बने हैं अपना दल के और ओम प्रकाश राजभर की जो 2 पार्टियां, एक अखिलेश के साथ में है राजभर जी, और दूसरे अनुप्रिया पटेल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो दूसरी छत्रप के रूप में उभरी है। क्योंकि बीएसपी और कांग्रेस का युग खत्म हो गया, क्योंकि 2 सीटें कांग्रेस ने हासिल की है, एक फरेंदा से हासिल की है और एक प्रतापगढ़ से हासिल की है। तो 2 ही सीट मिली है कांग्रेस को, और एक सीट बलिया से एक सीट मिली है बहन जी की पार्टी को, मायावती जी को। तो कुल मिलाकर जो गवर्नमेंट में रह चुकी हैं 10 साल में, जो बीएसपी का पूरी तरह से जनाधार साफ हो गया है। वैसे अगर देखा जाए तो जनाधार साफ नहीं हुआ है, दूसरे तरीके से अगर विश्लेषण किया जाए तो आज भी 13% वोट जो है बीएसपी के साथ में है। लेकिन विजय जी, यहाँ पर एक चीज जरूर है कि इस जीत से ये तो साफ हो गया है कि चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या भारत की बात हो, अब जातिगत राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति में जो मुद्दा होगा वो होगा विकास का मुद्दा, और ये बिल्कुल साफ हो चुका है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जातिगत राजनीति तो टोटल खत्म हो ही गई है। और जो इस बार जो चुनाव हुआ है, सबसे बड़ी बात उसमें तो ये हुई है कि जो 10 टॉप लोग जो जीते हैं, जो 1 लाख से 2,15,000 वोट के बीच में, मतलब बीजेपी को ही सिर्फ क्रेडिट मिली है 1 लाख से लेकर के 2,15,000 वोट का मार्जिन रहा जीत का अंतर। उसमें सबसे पहले तो गाजियाबाद साहिबाबाद एक इलाका है, वहां से सुनील कुमार जी ने 2,14,000 वोटों से विजयश्री हासिल की है। और मोदी जी टॉप 10 में सबसे नीचे के नंबर पे आते हैं, जो 1,02,000 वोट से जीते हैं। तो बीच के 8 आदमी हैं, वो भी सब बीजेपी के हैं। तो ये एक नया रिकॉर्ड बना है। और ये एक सबसे बड़ी चीज, 3 चीजें यहाँ के चुनाव में रही। एक तो बुलडोजर रहा, एक लाभार्थी रहा, और तीसरा मोदी योगी का मैजिक रहा। बुलडोजर का मतलब कानून, तो कानून का राज स्थापित हो गया है। लाभार्थी मतलब डेवलपमेंट, लाभार्थी मतलब जिन्होंने विकास का काम किया, गरीबों की सहायता की। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 25 करोड़ यूपी की जनता है, 25 करोड़, जिसमें 16 करोड़ वोटर हैं करीब, जिसमें 15 करोड़ लोगों को मोदी जी के स्कीम से, योगी जी के स्कीम से लाभ पहुंचा है। क्या वो हेल्थ का मामला हो, क्या राशन का मामला हो, क्या मकान का मामला हो, क्या शौचालय का मामला हो, क्या सड़क का मामला हो, ये सीधे लाभ मिला है। तो 15 करोड़ की पॉपुलेशन जो है वो डेवलपमेंट से, मतलब मोदी जी की स्कीमों से प्रभावित हुई है। तो ये लाभार्थी का वोट बैंक आपके छत्तीसगढ़ में भी बना है, मध्य प्रदेश में भी बना है, उड़ीसा में भी बना है, हर राज्य में बना है। तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा 2024 के चुनाव में। बिल्कुल। और आप जिस MY फैक्टर की बात कर रहे थे, जिस मोदी योगी फैक्टर की बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर वो उत्तर प्रदेश के साथ ही अब मुझे लगता है कि पूरे देश में ये जो फैक्टर है जरूर काम करेगा। आपसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।